हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं लेके आई हूँ साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो आप 50 क्वेश्चन है। और ये 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे डेली चैनल पर अपलोड होती है 20 क्वेश्चन की एक वीडियो। आज 50 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट। ऐसे ही खनिज को जब हम शोधन करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है धातु प्राप्त होती है। तो एल्यूमिनियम जो है धातु है और ये खनिज जो है बॉक्साइट जो हमारी पृथ्वी में हमें मिलता है, पृथ्वी से निकलता है। एल्यूमिनियम हमें नहीं मिलता, पृथ्वी में मिलता है बॉक्साइट। इसका जब हम शोधन करते हैं तब उससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कि स्थायी कठोरता है तो वो होती है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के कारण। ठीक है। कैलोरी कम के मापन की जो इकाई है वो ऊष्मा है ना। ऊष्मा को कहते हैं कितने कैलोरी। इसके बाद है पिकनोमीटर। पिकनोमीटर की इंग्लिश ये है। इस उपकरण का जो उपयोग है वो किसे नापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व। अब घनत्व किस किस का, चाहे वो ठोस का हो, चाहे वो सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो। ठीक है, याद रखिएगा। ठोस, द्रव, गैस तीनों के घनत्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तेल की बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि तेल का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो पानी से बहुत कम होता है। इसलिए वो अपनी उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में आपने वो पानी में डाला, नहीं रह पाता, वो फैल जाता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो ये न्यूटन ने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता रहता है, नीचे क्यों नहीं आता? क्योंकि हाइड्रोजन का जो गुब्बारे का जो वजन है, उस समय जब हाइड्रोजन उसमें फिल कर दी है, हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती है, तो उसका जो वजन है वो वायु से के वजन से, नॉर्मल जो वायु है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है वायु, तो उससे कम होता है। तो इसीलिए क्या होता है, वो वायु को जो हटा नहीं पाता, नीचे की ओर आ नहीं पाता, तो ऊपर की ओर रहता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वायु का प्रेशर उस गुब्बारे पर सब तरफ से पड़ता है तो वो गुब्बारा फट भी जाता है। अगला है, किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने, है ये, ठीक है, धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मानव शरीर के भीतर खून लिखा है कि किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ठीक है, निम्न या गलत है। किसकी? हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड में रहती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में रहती है और उस खून को जमने नहीं देती हिपैरिन। नहीं तो वो खून हमारी बॉडी में अगर जम जाए तो मृत्यु हो जाएगी। तो हिपैरिन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम ब्लड हमारा बाहर आ जाता है तो इसीलिए वो जम जाता है थक्का, क्योंकि वहाँ पर अंदर बॉडी के अंदर तो हिपैरिन है, बाहर आते ही हिपैरिन नहीं रहता है, और फिर वो थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह इनका रोल रहता है। अगला है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी बनती हैं? तो एंटीबॉडी अगर ब्लड के प्लाज्मा में बन रही हैं तो लिम्फोसाइट होती हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती हैं। जब कोई ऐसा होने लगता है, कोई एनिमी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो WBC ही एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट डेवलप कर लेती हैं उनसे लड़ने के लिए। एंटीबॉडी माने होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सिपाही डेवलप हो गए उस एंटीजन से, उस बाहर के चोट से लड़ने के लिए। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा, इसे हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो के द्वारा ये होता है। ये क्या होता है? हमारी हड्डियों के बीच में पाया जाता है। इसमें RBC डेवलप होती हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो वो मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बार डैमेज हो जाएं तो फिर से डेवलप नहीं होती, एकीकृत होकर अपना वर्क नहीं कर पाती। इसीलिए कहते हैं जब मस्तिष्क डैमेज हो जाता है तो दोबारा वो जो पार्ट डैमेज हो गया वो डैमेज हो ही जाता है, वो सही नहीं होता। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है, तो बाइल की बात हो रही है, बाइल जूस की। ठीक है, तो बाइल जो है वो यकृत, लीवर से स्रावित होता है। और कहाँ पर एकत्रित हो जाता है? बाइल डक्ट के थ्रू, जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर ये एकत्रित होता है। ठीक है, लेकिन स्रावित यकृत से ही होता है, लिवर से। जब भी ज़रूरत होती है तो बाइल उससे निकलकर हमारे गॉल ब्लैडर से वो हमारी आंत में आ जाता है। जो लिवर है हमारा, भविष्य के लिए क्या भंडारित करके रखता है? विटामिन A रहता है लिवर के अंदर भंडारित, याद रखिएगा।
पित्त का pH जो है वो कितना होता है 7.7, ये पहले ही बता चुकी हूँ 7.7 है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। और अगर हमारी बॉडी में एसिड बनता है तो ये पित्त वहाँ जाकर एसिड अम्ल को के साथ मिलकर उसको न्यूट्रल कर देता है, तो इसीलिए इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। अगर हमें कवक का अध्ययन करना है तो वो है माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन करना है तो उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कवक को हम कहते हैं यहाँ पर ये होता है क्या कहते हैं फंजाई, और शैवाल होते हैं एल्गी। ठीक है, इसके बाद है प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, ये सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा पाचन। पौधों में नाइट्रोजन, जो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो कीटों को खाते हैं नाइट्रोजन के लिए, उनका नाम बताइएगा। डीएनए की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, डीएनए का ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स। डीएनए का, आरएनए का सिंगल हेलिक्स होता है, 2 लाइनें चल रही हैं तो डबल हेलिक्स। डीएनए की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये होते हैं, और थाइमीन, और इसके साथ साथ एक और होता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं इसके न्यूक्लियोटाइड्स, यही आपस में जुड़कर पूरा डीएनए बना लेते हैं। इसके बाद मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी किसकी वजह से होती है, तो इंसुलिन की कमी की वजह से। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज सिक्रीट करती है, अगर सही से सिक्रीट नहीं हो पाता लैंगरहेंस की आइसलैंड्स के द्वारा तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, उससे शुगर हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता और हमारे एक ब्लड में ग्लूकोज पूरे में घूमता रहता है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। वह लवण जिसमें जलीय विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 से कम मतलब 6.9 है, 6.8 है, इस तरह से है, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा। 7 से ज़्यादा, जैसे 7.7 अभी पित्त का था तो मैंने कहा वो क्षार है ना, 7 से ज़्यादा है तो क्षार होते हैं, 7 से कम है तो अम्लीय लवण होते हैं, और 7 है तो न्यूट्रल होता है। फलों का अध्ययन जो हम करते हैं वो पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, POMOLOGY। ठीक है, जीवाई, यहाँ पे जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो बेलिस और स्टार्लिंग। स्टार्लिंग आता है ज़्यादातर, लेकिन इसमें बेलिस और स्टार्लिंग दोनों हैं, तो आप दोनों याद कर लीजिएगा। वैसे स्टार्लिंग ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। पृथक्करण, सेग्रीगेशन का नियम किसने दिया था, मेंडल के 3 नियम थे। ठीक है, उपयोगिता का सिद्धांत और ये सब, तो पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस सब के ये सब थे 3 नियम। तो पृथक्करण का नियम मेंडल ने ही दिए थे, जिसमें वो था फूल एक लाल और सफ़ेद का ने क्रॉस कराया था तो गुलाबी फूल बन गया था। ठीक है, इसके बाद है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, प्रयोग की बात हो रही है तो ये लैमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था 1802 में। इसके बाद जीव विज्ञान के जनक शब्द का प्रयोग जो किया वो किसने किया, इन लोगों ने। लेकिन जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तू हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जनक अरस्तू हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। फाइकोलॉजी जो है वो अभी आया था क्वेश्चन, माइकोफाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी शैवाल के अंतर्गत। पर्यावरण का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत जीव विज्ञान में करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी आपने पढ़ा होगा। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो वुडी प्लांट होते हैं उनका, जिनमें वुड हो, वुडी प्लांट का हम अध्ययन करते हैं, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के जनक हैं कैरोलस लीनियस, जिसे कार्ल लीनियस भी कहते हैं। बहुत से लोग कार्ल लीनियस, लेकिन कैरोलस लीनियस है नाम इनका, डेंड्रोलॉजी का। पुष्पों का अध्ययन हम एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि एंथर्स वगैरह होते हैं उसमें। वनस्पति संवर्धन से संबंधित, अगर हम वनस्पति को यानी कि जो प्लांट्स वगैरह को आगे ग्रो करना चाहते हैं, किस तरह से ग्रो करें, तो वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत करते हैं, कृषि विज्ञान के अंतर्गत। स्पर्मोलॉजी में हम बीज का, क्योंकि स्पर्म जो होता है बीज ही होता है, तो बीज के अंतर्गत हम इसके अध्ययन करते हैं। फिर है एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी का के अंतर्गत हम घास का अध्ययन, देखो इसमें बूढ़ी नहीं है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में हम घास का अध्ययन, याद रखिए घास का। और डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम वुडी प्लांट का करते हैं, जिनमें वुड होता है, जिनमें लकड़ी हो।
पीडोलॉजी के अंतर्गत हम भूमि का, जो भी जमीन है, सबका अध्ययन जो हम पीडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। पौधों का नाम कि इस पौधे का बॉटनिकल नेम क्या होगा, इस पौधे को बॉटनिकल नेम में क्या, बॉटनी में क्या कहेंगे। कॉमन नेम और बॉटनिकल नेम अलग अलग होते हैं, तो उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी के जो पितामह हैं वो हैं कार्ल लिनियस, ये भी कार्ल लिनियस है, ठीक है, डेंड्रोलॉजी के भी और इसके भी, ठीक है। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु है वायरस, वो ग्रो कब करेगा? वैसे तो वो बाहर अगर पड़ा है, उसे कोई जीवित कोशिका नहीं मिली है, तो वो निर्जीव होता है, ठीक है, इसीलिए उसे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहते हैं। तो वृद्धि वो हमेशा जीवित कोशिका में करेगा। साबूदाना किससे बनता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइकस के प्लांट से मिलता है हमें साबूदाना, ये क्वेश्चन आता भी है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ये बता चुकी हूँ। डीएनए की यहाँ पर क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वॉटसन एंड क्रिक ने। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है ये। विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो डार्विन ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, विकास का सिद्धांत, ठीक है, डेवलपमेंट की, कैसे मनुष्य ने, कैसे जानवरों ने अपना आगे विकास किया। हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है, हृदय जो है ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का, जो हमारी ऐच्छिक गतियां हैं, उनका नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग से होता है? माइंड के, तो ये सेरेब्रम, माइंड का पार्ट है ये, ठीक है। शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित होता है, वो हाइपोथैलेमस, ये भी माइंड का पार्ट है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो वो भी सेरेब्रम है, ये माइंड के पार्ट हैं। ये 51 क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन देखिए बहुत सारे हैं, ये सब मैं आपको बाद में कराऊंगी अगली वीडियो में। फिलहाल 51 क्वेश्चन ये मैं लेके आई थी। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे हैं, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप पिछले जितने भी पेपर्स में अगर साइंस के ये उठा के देखेंगे क्वेश्चन, तो आपको ये कहीं ना कहीं ज़रूर देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों, फिर से कह रही हूँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।